प्रोग्राम पस आईना। इस प्रोग्राम में हम जो जुमेरात को बात करते हैं वो करते हैं तकरीबन हालात हाजरा क्या है, और डेफिनेटली फिर हमारे जो मुहक्किक हैं, तारीखदान हैं और दानिश्वर हैं हमारे शाह साहब, मोबिल्ला शाह साहब, वो बैकग्राउंड में भी चले जाते हैं, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी चले जाते हैं, उस इशू कैसे डेवलप हुआ, किस तरह जा रहा है, किस तरफ चलता आ रहा है। तो एनीवे आज का प्रोग्राम हालात हाजरा पे, और हमारे मेहमान शाह साहब, सलाम अलैकुम। शाह साहब, प्राइम मिनिस्टर ने, वजीर आज़म पाकिस्तान ने कल जो असेंबली में खिताब किया है, उस खिताब में ख़ास बात उन्होंने ये कही है कि अमेरिका के साथ हम जंग में नहीं, अमन में साथ देंगे, हिस्सेदार बनेंगे, हम जंग में हिस्सेदार नहीं बनेंगे। पाकिस्तान 1980 में फैसला किया उस जंग का हिस्सा बनने के लिए, रशिया को निकालने के लिए। तो पाकिस्तान ने इन 40-41 साल में जो पेनल्टी पे की है, जो नुकसान उठाया है, वो न सिर्फ इर्रिपेयरेबल है मगर बहुत ज़बरदस्त किस्म का नुकसान मिला है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की तरक्की रुक गई है, पाकिस्तान की तरक्की में हम पीछे चले गए। तो बहरहाल इसको आप और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम अपनी खुद मुख्तारी पे कोई सौदा नहीं करें, कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। आप किस तरह देखते हैं इसको? अब ये प्राइम मिनिस्टर की, जो इमरान खान साहब की जो कल की स्टेटमेंट थी कौमी असेंबली में, एक तो बजट पास हो गया, वो एक अच्छी बात थी। मगर इसमें अगर बजट की बात की आपने तो देखें, खुश आइंद बात है कि इन बातों पे फड्डा नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। इस बार लास्ट टाइम सेनेट के मामले में पीपुल्स पार्टी ने बाइकआउट किया था, याद होगा आपको, और इस बार नवाज लीग ने बाइकआउट किया इजलास को। बाइकआउट का मकसद यह है कि फैसिलिटेट करना गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को मेजॉरिटी हो जाएगी और वो अपना मामला आगे कर ले। तो बहरहाल आप बात कर रहे थे, मतलब कि एक तो अच्छी बात है कि एक बजट पास हो गई पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की और प्राइम मिनिस्टर की ये जो अहम स्टेटमेंट यही थी कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिहाज से पाकिस्तान के अमेरिका से और चीन से किस किस्म के ताल्लुकात प्राइम मिनिस्टर की नज़र में होने चाहिए। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम इस बात को अच्छी तरह से सपोर्ट करेंगे, इसके हामी होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने, जिस तरह आपने कहा, पिछले 40 साल में बहुत नुकसान उठाया है। हमारी सोसाइटी ने, हमारे समाज ने, हमारे कल्चर ने, हमारे इक्तिसादियात ने, हमारे हुक्मरानी, तर्ज़ हुक्मरानी, गवर्नेंस, हर लिहाज से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। और अगर इस किस्म की बातों से उस वक्त भी पाकिस्तान अगर अपने आप को दूर रखता तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत तरक्की याफ्ता हो जाता। आजकल जो हमारी ख़राब हालत है वो, उसमें टेररिज्म है, उसमें फंडामेंटलिज्म है, उसमें एक्सट्रीमिज़म है, उसमें पावर्टी है, उसमें नारकोटिक्स है, उसमें गन रनिंग है। ये बेतहाशा जो मसाइल पैदा हो गए हैं वो वहाँ से 1980 के बाद ये शुरू हुए और चलते रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी सी बात है जो प्राइम मिनिस्टर ने कही, और इसमें पाकिस्तान को साबित कदमी दिखानी होगी, क्योंकि इस बात को अमली शक्ल देने के लिए बहुत से काम करने पड़ेंगे। अमेरिका के यहाँ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। 1950 से लेके जब सीटों और सेंटों में पाकिस्तान शामिल हो गया, अमेरिका का इत्तेहादी बना, उससे लेके फिर जो अफगान वार लगी 1980 की, उसमें पाकिस्तान फिर अमेरिका का साथी हो गया, जिससे ये मसाइल पैदा हो गए। फिर 2001 में फिर अमेरिका का साथी हो गया। तो ये इतनी बड़ी तारीख है, इसने काफ़ी लोग जो हैं उसमें अमेरिका के सपोर्टर्स इस मुल्क में होंगे। और प्राइम मिनिस्टर की ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही अहम है पाकिस्तान के लिहाज से,
हम इसको सारा सपोर्ट करते हैं, सब पाकिस्तानी मेरे ख्याल में सपोर्ट करेंगे कि बहुत अच्छी सी बात है, पहले भी इस तरह होना चाहिए था और अगर नहीं हुआ तो अब होना चाहिए। लेकिन बात भी जो मैं कर रहा हूँ कि इसमें अमेरिकन लॉबी के यहाँ बहुत असर है, बहुत पावरफुल ग्रुप्स हैं जो चाहे 70 साल से उनके साथ सीटो और सेंटो वाला मुआहदा है, तो 71 तो साल उनके जो यहाँ बहुत सी लॉबीज होंगी और मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को और इस हुकूमत को कुछ मुश्किलात आएंगी इस पे इसको अमली शक्ल देने के लिए, लेकिन साबित कदम रहें और ये कि पाकिस्तान की आवाम को और इसमें तफसीलात बता के उसको हामी करें और मेरे अंदाज में पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और ये अच्छी बात है। लेकिन ये भी है कि एहतियात करनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ अमेरिकन लॉबीज़ के बहुत से ग्रुप्स हैं जो इस बात को आसानी से अमली शक्ल देने न पाएंगे, तो उनको किस तरह काउंटर किया जाए वो हुकूमत की स्ट्रेटजी होना चाहिए। मगर इसमें जो ख़ास बात यह है कि क्या पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी सूरत हाल इस बात की इजाज़त देगी, इमरान खान को एम्पावर करेगी कि वो इस जो बात कर रहे हैं उस पर डटे रहें? ये बहुत आम बात है बिल्कुल कि इस बात को, बात सही है, इसको अमली शक्ल कैसे दी जाए। उसमें पहला काम आपने चंद मसाइल का जिक्र किया जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं और कमज़ोरियाँ इसी वजह से पैदा हुई 1980 से, पहले इतनी कमज़ोरियाँ नहीं थी। अच्छा, अब उनको तदारुक करने के लिए पहला काम तो ये होगा, एक सियासी कंसेंसस इत्तफाक राय होना चाहिए ताकि जो पॉलिटिकल फ्रंट है उसमें जो पार्टीज़ हैं वो इस बात के हामी हो जाएं कि पाकिस्तान के मफाद में यही है कि आप किसी की लड़ाई में, किसी के झगड़े में, दूसरे मुल्कों की लड़ाई में शामिल ना हो। तो पार्टी से बात करें। इस पे क्यों नहीं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जाती है या पार्लियामेंट में डिस्कशन करके वहां से एक रेजोल्यूशन जाए, वो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा दुनिया को, अमेरिका को। आपकी यही बात है कि जी पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करने के लिए बिल्कुल एक तो पहला फोरम तो पार्लियामेंट है और दूसरा या एपीसी हो। नहीं, एपीसी करें, वो उसको तैयार करने के लिए एपीसी करें। देखें, एक बात जो पाकिस्तान की है वो ये है, आजकल के हालात में प्राइम मिनिस्टर हर जगह आ जाते हैं, हर जगह बात करते हैं जी करप्शन, ये करप्ट लोग हैं, मैं इनसे आईएनआर नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा। मेरे ख्याल में वो बात काफ़ी पुरानी हो चुकी। करने दे, नैब को करना है। वहाँ भी बड़ी सुस्ती है ना, वहाँ तो कोई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं है, सजाएं हैं नहीं। नैब का जोर है कि प्ली बार्गेन करो, वॉलंटरी रिटर्न करो, उनका जोर ये कि हमने इतने पैसे ले लिए, चाहे कई हजारों बिलियन का नुकसान हुआ हो। 465 की बात करते हैं, हमने रिकवर कर लिए हैं, वो भी छोटे छोटे लोगों से। तो बड़े बड़े मुजरिम तो फिर रहे हैं। तो उसको बराजा प्राइम मिनिस्टर अपनी बात करने के नैब को इंडिपेंडेंट कर दे, बोलो जी नैब जाने आप जानो, मेरा कुछ नहीं है, मैं सियासतदान हूं, आओ बैठ के सियासी मामला तय करें। वो एक्चुअली हमारे इमरान खान साहब की जो प्राइम मिनिस्टर की ज़ुबान है, जो हर बात पे वो शायद वो ये समझते हैं कि मुझे पॉलिटिकल माइलेज मिलती है इस बात करने से, मगर मेरे ख्याल में आज के सूरत हाल में 3 साल से ये बात करते आए, इन बातों को छोड़ के उन नैब को और जुडिशरी को कहे जी आप मामला देखो, हमने अभी बात करनी है पॉलिटिक्स पे और पाकिस्तान के इस्तेहकाम पे और अमेरिका के खास तौर पे ऐसी इन हालात में जो हमें चैलेंजेस हैं उन पे यकजहती पैदा करने की। देखिए, अमेरिका से के जो तल्लुकात, जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की कल, पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात क्या होंगे, पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात क्या होंगे, और अफगानिस्तान की में जो अमेरिकन फोर्सेस वापस जा रही हैं, इस पे फिर मैं आपको वो जो पस मंजर है दूसरा प्रोग्राम में बहुत सारी डिटेल में बात करूंगा। बिल्कुल कीजिए। आप अभी मुझे ये बताएं कि इमरान खान को एज प्राइम मिनिस्टर क्या करना चाहिए। सब आज एक अहम मीटिंग होने वाली है शाम को, आज 1 जुलाई है और कौमी असेंबली की सिक्योरिटी और डिफेंस कमेटी की एक मीटिंग हो रही है जिसमें आर्म फोर्सेस के नुमाइंदे भी शरीक होंगे और जो ब्रीफिंग देंगे इस कमेटी को। दिस इज हाई पावर्ड कमेटी
जो स्पीकर कौमी असम्बली ने एक मीटिंग कन्वीन की है, आज शाम को होगी। अब उसमें सारी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, उनके जो सरकर्दा लीडर्स हैं, वो सब उस कमेटी में शामिल हैं। तो एक लिहाज से जो आप बात कर रहे थे, उसकी आज उसी किस्म की एक मल्टी पार्टी कमेटी की मीटिंग होने वाली है। नेशनल सिक्योरिटी भी जो नहीं बनी है या नहीं बनाई गई है, तो ताकि सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, तो वो बड़ी पॉजिटिव अच्छी बात डेवलपमेंट। ये जो बात है ना, आज वो शाम को ब्रीफिंग होगी जिसमें हमारे मिलिट्री के जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी आएंगे और वो ब्रीफ करेंगे। ये इन कैमरा सेशन होगा और बहुत अच्छी बात है कि ये उसमें खुले डिस्कशंस होंगे और उम्मीद यही करनी चाहिए कि इस पे कोई कंसेंसस डेवलप होगा। ये आज जो हम बात पहले कर रहे थे, उसकी पहली यही भी निशानी हो रही है कि आज शाम उसको अमली शक्ल देने के लिए पहला कदम उठाया जा रहा है कि जी ये मल्टी पार्टी कमेटी की आज मीटिंग होगी जिसमें ब्रीफिंग देंगे आर्म फोर्सेस के नुमाइंदे, और उम्मीद यही है कि इससे एक कंसेंसस डेवलप होगा ताकि पाकिस्तान एज यूनाइटेड एक यूनिटी के तौर पर आगे अपनी खारजा पॉलिसी ले जाए। शाह साहब, वक्फे का टाइम है, जो नाज़रीन लेते हैं वक्फा, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाह साहब, हमारा जो आज दूसरा नुक्ता है या अभी सवाल ये है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में कंसीडर किया गया और ग्रे लिस्ट से नाम हमें उम्मीदें थी, पाकिस्तान की जो लोग इसको डील कर रहे थे उनको उम्मीद थी कि पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से नाम निकल जाएगा। वो नाम नहीं निकला और उन्होंने फिर दो नए टारगेट दिए हैं। एक तो उन्होंने कहा है स्पेसिफिकली फिगर बता के कि 1373 दहशतगर्दों को 1373 दहशतगर्दों को सज़ा दिलाएं, सज़ा दें, क्योंकि वो शायद जेल में पड़े हुए हैं और वो सज़ा कोर्टें नहीं फैसला कर रही हैं या कोई इशू है, नंबर 2। और दूसरे उसके साथ ये तो एक इशू है, 6 टोटल 6 कहा है उन्होंने कि 6 टारगेट पूरे करो, ये तो एक है, 5 और। तो अब इसमें 4 महीने की मोहलत मिली हमको, हम कर पाएंगे? हमारा इसके साथ आप बताएं क्या क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, क्या होगा? ये हमारे लिए कुछ अरसे से जो FATF का है, ये हमारे लिए काफ़ी अरसे से दर्द सर बना हुआ है। और उन्होंने पहले तो कोई 40 ऐसे नुक्ते रखे थे जो उनके ख्याल में उसमें इतनी खराबियां थी 40 पॉइंट्स में कि जिससे पाकिस्तान के अंदर से ऐसे फाइनेंशियल काम हो रहे थे जिससे टेरर फाइनेंसिंग हो रही थी और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग हुई कि जी ब्लैक का पैसा है, करप्शन का है, क्राइम का पैसा है, उसको वाइट करने के लिए किस तरह बाहर से लेके फिर उसको वाइट करके ले आए। और शाह साहब देखिए, एक बात है इसमें, ये जितना करप्शन का पैसा है वो कहाँ जाके रुकता है? उन कंट्रीज में जो उसके मेंबर हैं FATF के, फॉर एग्जांपल UK, हमारी मेजर जो चंक जहाँ पर जाके रुकता है या बैठता है या इन्वेस्ट होता है वो इंग्लैंड में होता है, दुबई है। तो ये सब वो मुल्क हैं जो कहते हैं कि हम इसके खिलाफ हैं, मगर लोगों के अरबों डॉलर वहाँ पर इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो वो भी कोई एक्शन नहीं लेते। अब जैसे नवाज शरीफ वहाँ घूम रहा है, मिसाल के तौर पर उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं और हैं, उनको नहीं छोड़ रहे हैं, इस तरह की और केसेस भी हैं। तो ये दुगली पॉलिसी नहीं है ये सब? ये देखें ना, बिल्कुल है। और उन ममालिक में पहले इस किस्म की वो जो जिसको कहते हैं टैक्स हेवन, उन्होंने छोटे छोटे ऐसे बना रखे थे, बरतानिया ने और अमेरिका ने भी, और कुछ यूरोप में लिechtenstein, अब वो UAE में भी इसी तरह। तो जहाँ पे
जो अनअकाउंटेड फॉर वेल्थ, जिसका कोई हिसाब नहीं, जिसका कोई अकाउंटिंग नहीं, जिसकी कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कहाँ से ये इनकम आई, वो उन्होंने रखे थे बिल्कुल। उसके बाद एक रिएक्शन पैदा हुआ दुनिया में, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ ने शोर मचाना शुरू किया कि आप लोग आसानियाँ पैदा करते हो, हमसे पैसे चोरी करके वहाँ ले जाते हैं, फिर आप उनको प्रोटेक्शन देते हो। आपने मिसाल दी जैसे नवाज शरीफ की, और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने यहाँ से लेके गए। अब बात यह है कि हर मुल्क ये उन्होंने कुछ एक्शंस लिए हैं, बरतानिया ने भी लिए हैं, फ्रांस ने भी लिए हैं, और कुछ और ममालिक ने। उनका ये कहना है कि हम अपने तौर पर तो करेंगे, कि आप अपने मुल्क से टाइट करें सिस्टम को, वहां से निकले नहीं पैसे। और दोनों की जिम्मेदारी है ना, कि हम ये कह के नहीं छूट सकते कि जी आप जाने, बस आप हमें इनको आने न दें। और भाई आपके यहाँ से निकले कैसे? यहाँ के जो लूप होल्स हैं, इनकी जिम्मेदारी तो हमारी अपने सिस्टम की है ना, कि भाई यहाँ पे इतने लूप होल्स हो गए हैं। देखिए, और जो मैंने पढ़ रहा था, जो FATF वालों की जो स्टेटमेंट थी उनके प्रेसिडेंट की, कि क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्राइम और टेरर फाइनेंसिंग का बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो भाई ऐसे कवानीन बनाए, और सिर्फ कवानीन नहीं बनाए, उन पे अमल करें। जो इसमें आते हैं, जिन पे आप केस चलाते हैं, उनको सजाएं दिलवाएं ताकि इत्मीनान हो। अब FATF की जो आप कह रहे थे ना कि उन्होंने 6 कंडीशंस ऐसी रखी हैं जिस पे उनको इत्मीनान नहीं है, तो उसमें बुनियादी बात ये है, पाकिस्तान ने ये कहा उनको कि जी हमने ये कवानीन बनाए हैं। उनका ये था इसरार कि बहुत अच्छी बात है, आपने इस पर प्रोग्रेस की है, हम मानते हैं, लेकिन ये है कि कवानीन पे फिर अमल करके दिखाएं, और ताकि उन पर सजाएं हों। जो वाकई कल्प्रिट हैं उनको सजा मिले, तो फिर हमें इत्मीनान होगा कि आप वाकई इस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन ये अगर कवानीन बनाए, पहले तो कवानीन भी इतने नहीं थे ना, कवानीन बनाएं, लेकिन अगर अमली शक्ल और उसको इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, इन्फोर्समेंट कानून की नहीं होगी, तो फिर ये लूप होल्स रहेंगे। तो उनका यही है, एक योग कीजिए कि आप इनको फैसले कराएं जल्दी। आपने पहले जिक्र किया जैसे हमारे यहाँ 20-20 साल लग जाते हैं, फैसले नहीं होते, और अक्सर ये शिकायत होती है, बाहर वाले भी करते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी ये शिकायत होती है। अभी हाल ही में, बल्कि कल परसों DG रेंजर्स ने कहा है कि प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होने की वजह से संगीन जो जराइम में मुलविस लोग हैं वो भी छूट जाते हैं। तो ये अपने इंटरनल हमारे डायरेक्टर जनरल DG रेंजर्स ने बात की है कराची। बिल्कुल सही है। मैं रहा हूँ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर भी केसेस चलाए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कमज़ोरियाँ देखी हैं, मैंने भी देखी हैं उस केसेस में। कुछ मुल्कों में ये है, उसका सद्देबाब किस तरह किया जाए। प्रोसिक्यूशन को इन्वेस्टिगेशन से अलग किया है। प्रोसिक्यूशन इज इंडिपेंडेंट, इन्वेस्टिगेशन है पुलिस का काम, और प्रोसिक्यूशन जो है कई मुल्कों में वो या अटॉर्नी जनरल के नीचे है या एडवोकेट जनरल के नीचे है। ये जो प्रोसिक्यूटर जनरल होता है, उसको इन्वेस्टिगेशन से अलग जब करेंगे आप, तो जब वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस पूरा करके रिपोर्ट भेजेगी, तो इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन जो है वो उसको कानून के लिहाज से देखेंगे कि आया इन्वेस्टिगेशन सही हुई है या नहीं हुई है। अब चूंकि दोनों की मिली भगत है, आपस में मिले हुए हैं और एक ही महकमा है, तो
एक दूसरे को कवर अप कर लेते हैं। हमारे यहाँ भी एडवोकेट जनरल अलग है हमारे यहाँ, और इन्वेस्टिगेशन पुलिस अलग है। प्रोसिक्यूशन ब्रांच जो है वो पुलिस का हिस्सा हो गई होती है, मगर वहाँ पुलिस का हिस्सा, यू आर राइट, वो अदर अलग नहीं है, एडवोकेट जनरल के अंडर में नहीं। उसको पूरा कीजिए ना एडमिनिस्ट्रेटिवली। प्रोसिक्यूशन सारी ब्रांच सारी होनी चाहिए एडवोकेट जनरल के नीचे, उसका पुलिस से कोई ताल्लुक ही ना हो। उसमें प्रोसिक्यूशन में आएंगे वकील ना, वो पुलिस अफसर तो नहीं होंगे जो इन्वेस्टिगेशन, वो अलग है। तो इन्वेस्टिगेशन हो पुलिस अफसरों की, लेकिन प्रोसिक्यूशन अलग हो, वो सिर्फ वकीलों की और डायरेक्टली अंडर एडवोकेट जनरल, या फेडरल गवर्नमेंट की बात हो तो अटॉर्नी जनरल के नीचे। फिर ये होगा कि वो इवैल्यूएशन से गलत आदमी को उस पे केस नहीं चलेगा, और अगर कमजोर एविडेंस है तो प्रोसिक्यूशन रिजेक्ट कर देगी, भाई ये इस काबिल नहीं है कि हम कोर्ट में ले जाएं इसको। अब मिली भगत है दोनों की, तो कमजोर अगर इन्वेस्टिगेशन भी है तो प्रोसिक्यूशन, चूंकि एक ही लोग हैं भाई बंद, तो कहते हैं जी चलाओ, कोई नहीं चला तो 20 साल चलता रहेगा, इसी में ही उसको सजा जो है ये आना जाना अदालतों को भुगतना, 5 साल 10 साल 20 साल, यही सजा काफी है, फैसला हो ना हो। ये मेंटेलिटी है। जब आप इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को इकट्ठा रखेंगे तो वेलकम बैक नाजरीन। शाह साहब, सिंध जो तकरीबन 72% गैस और पेट्रोल पैदा करता है, सिंध में आम शिकायत है सीएनजी स्टेशंस बंद हैं, इंडस्ट्रीज को गैस नहीं मिल रही है, उनकी शिकायत है, घरों में लोड शेडिंग है या प्रेशर नहीं है। आपके कराची के शहर में जो पहली बार सुन रहे हैं कि कई चलो गरीबों के इलाके तो अल्लाह के हवाले हैं, मगर जो बड़े बड़े अमीर लोगों के इलाके हैं, क्लिफ्टन डिफेंस, वहाँ गैस नहीं है या प्रेशर नहीं है या 2 घंटे के लिए आती है। तो इन हालात में अच्छा, पंजाब को काफ़ी गैस मिल जाती है, उसके हिस्से से ज़्यादा प्रोड्यूस भी नहीं करता। पहले तो यही है कि जो सूबा, जो इलाका पैदा कोई चीज़ अपनी करता है तो उसको तो कुछ मिले, कुछ कोई प्रोपोर्शनेटली उसको मिलना चाहिए। ये ऐसे इश्यूज़ हैं जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो हिला देते हैं, क्योंकि जो हमारी फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनमें एतमाद की कमी, एक दूसरे पे बात पे इल्ज़ाम। कुदरत पे तो इल्ज़ाम देना ठीक है, भाई बारिशें आ गई, वे अल्लाह की तरफ से आ गई, कोई नहीं कहेगा पंजाब ने भेजी। हाँ, ये ज़रूर है कि पंजाब जब ज़्यादा फ्लड्स आ जाती हैं तो वो पानी दरियाए सिंध में छोड़ता है, सब पानी, क्योंकि उनके पास सरप्लस पानी है, वरना वो डूब जाएंगे, उनके इलाके डूबेंगे। वो जो पानी इधर आता है वो आता है समुद्र में जाने के लिए, उस पर भी लोग सियासत करते हैं कि भाई समुद्र में फालतू पानी जाता है। वो खुदा के बंदे, इसलिए फालतू जाता है कि वरना वो डूब जाएंगे। अच्छा, उसके लिए जस्टिफिकेशन करना कि जी कालाबाग डैम बनाने दो, सिंध कहता है बनाओ, वहाँ से कोई बैराज नहीं बनाओगे, उसकी क्या गारंटी है? जो आपने लिंक कैनाल्स बना दिए, सिंध से परमिशन नहीं ली है, जो बुनियाद है लोअर रिपेरियन का हक, बुनियादी हक है। तो इन हालात में गैस के मामले पे ख़ास तौर पे सिंध में रहने वालों को बड़ी शिकायत है कि गैस वहाँ पैदा होती है और गैस उनको मुयस्सर नहीं। अब ये जिस तरह आपने कहा कि ये जिस तरह पानी का मसला है और ये गैस का मसला है, ये बुनियादन ज़िम्मेदारी तो वफाक की होती है कि मुनसिफाना तकसीम हो। अब जो गैस की जो बात है, मेरे ख्याल में जब 18th अमेंडमेंट 18 अमेंडमेंट आई थी तरमीम आइन में, तो उसमें ये जॉइंट रिस्पॉन्सिव ओनरशिप दी गई थी सूबे को और वफाक को। उसके बाद उसके बाद सूबे ने और वफाक ने मिलके इसके रूल्स रेगुलेशंस बनाने थे कि ये जो जॉइंट ओनरशिप है इसको किस तरह अमली शक्ल दे दें। अब वो बन नहीं पा रहे हैं, काफ़ी साल हो गए हैं। तो अब वो सिंध को ये शिकायत होती है, एक पहले भी थी
अब ज़्यादा एक्यूट हो गई है कि जो हम गैस पैदा करते हैं यहाँ शहरों में, गांव में, बल्कि जिस ताल्लुके में गैस पैदा होती है उस ताल्लुके के जो शहर हैं उनको गैस नहीं मिलती जहाँ से पैदा होती है। फिर एक मिली भगत भी है। एक तारीखी बात है कि सुई, हाँ, पहले सुई, इसलिए सुई गैस कहते हैं। वो सुई ने गैस दी, पूरे पाकिस्तान को दी, वहाँ सुई के लोगों को नहीं मिलती थी। अभी बहुत है यहाँ बदीन में यही है, खैरपुर में यही है, घोटकी में यही है, मोहम्मद खान में, लाड़काने में, मतलब बहुत से जगहों पे जहाँ से निकलती। और ये कवायद कानून में यह है, रेगुलेशंस में, कि उनको मिलनी चाहिए। ये भी कवानीन में है कि उन जो निचले दर्जे की मुलाजमतें हैं वो उस इलाके के लोगों को मिलनी चाहिए। अब इसको इन्फोर्स करना, इस पे अमल कराना वो सूबाई हुकूमत का काम है। ये उनके फ़राइज़ में है कि जो कंपनियां यहाँ पे बदीन में, टंडो मोहम्मद खान में, खैरपुर में, लाड़काना में, घोटकी में, मीरपुर में, यहाँ पे जो महकमा है यहाँ का सूबे का, उनका काम है कि भाई चेक करे जो निचले दर्जे की मुलाजमतें हैं वो उन लोगों को मिलें जो उस इलाके ताल्लुके या उस ज़िले के लोग हैं। और गैस जो है वो उन शहरों को, उन गाँवों को मिलनी चाहिए। इसको वही हम पहले भी एक बात करें, कवायद बनाना, कागज़ पे लिख देना एक बात है, उस पर अमल कराना वो सरकारी महकमा जो है मुतल्लिका उसकी जिम्मेदारी है। अब होता यही है कि या तो नाअहली है कि इस तरफ कोई तवज्जो कोई नहीं देता, या मिली भगत है कि जो कंपनियां हैं उन कंपनियों के जो मालिक हैं या उनके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं और जो सरकारी अमलदार हैं उनकी आपस में मिली भगत है। लिहाजा जो निचले आम लोगों का जो हक होना चाहिए कि उनको मुलाजमतें मिलें, लिखा गया है कवायद में लेकिन नहीं मिलती। लिखा गया है कवायद में कि उनको गैस पहला हक है उनको मिलने का, नहीं मिलती। तो इस पे अमल कराना निचली लेवल पे सूबे का काम है और ऊपर सूबों के दरमियान जो है मुनसिफाना तकसीम जो हो वो वफाक की जिम्मेदारी है। और ये जॉइंट जिम्मेदारी है मेरे ख्याल में, वो CCI वगैरह जो है, CCI जो जॉइंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पे कवायद बनाए कि जी ये जो जॉइंट ओनरशिप है इसको किस तरह से अमली शक्ल दी जाए। अगर गैस निकलेगी तो किस तरह सूबे सिंध को मसलन जहाँ से 72% निकलती है, तो इस कानून को अमली शक्ल देने के लिए कौन से कवायद हैं वो वफाक ने सूबे सिंध से या पंजाब से या खैबर पख्तूनख्वा या बलोचिस्तान से मिलकर तय करने हैं, वो नहीं हो रहे हैं। और ये जो वैक्यूम है कि कोई कवायद और कानून नहीं है, फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस के तौर पर यह सिलसिला चल रहा है, फिर ये शिकायतें होती हैं। बेहतर यही है निचली लेवल पे सूबे के जो अमलदार हैं उनको अमली शक्ल देनी चाहिए कि जो नीचे गांव हैं, जो ताल्लुके के शहर हैं या जो ज़िले के जहाँ से गैस निकलती है और उनको गैस मिले और मुलाजमतें निचली लेवल की उन्हीं लोगों को मिले, बजाय इसके कि बाहर से लोगों को लाएं। ये जिम्मेदारी है सूबे के अफसरों की और उनके पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं। और सूबों के दरमियान मुनसिफाना तकसीम कैसे हो वो वफाक की जिम्मेदारी है। मुश्किल ये है कि दोनों ने, न सूबे के लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं न वफाक के। अब फिर ये होता है कि जी LNG इंपोर्ट करो, एक ये भी, चूँकि वो अपनी गैस की शार्टेज है, एक ये भी मसला है, गैस की शार्टेज नहीं होनी चाहिए। हम जहाँ पे गैस नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए वहाँ पे भी हम गैस इस्तेमाल करके, चूँकि आसानी से मिल रही है, जिस तरह सुई गैस को हर जगह इस्तेमाल किया। जी पावर सेक्टर जो है आपका, आपके पास इतना कोयला है,
दुनिया के बहुत बड़ा जखीरा कोयला है, वहां से आप बिजली पैदा कर सकते हैं। अगर आप वहां से बिजली पैदा करेंगे तो आपकी गैस की सप्लाई पावर प्लांट्स को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी बच जाएगी। अब इस मसले का ये हल है, लेकिन उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। आप कोयले से बिजली पैदा करें तो सारी गैस, इस वक्त यही हो रहा है, जो कंज्यूमर्स को या घरों में बिजली जो कम आ रही है, वो उसकी एक बड़ी वजह यही है कि गैस को डाइवर्ट किया गया है कि जो इंडस्ट्री है और पावर प्लांट से गर्मी है, गर्मी में पावर प्लांट्स को चलना चाहिए, और ये गैस जो है घरों से डाइवर्ट करके पावर प्लांट्स को दी जा रही है कि वो चले, और उनको चलना चाहिए। लेकिन उसका हल ये है, ये नहीं है घरों से बिजली गैस निकालें, उसका हल ये है कि आपके पास जो कोयला पड़ा है उससे बिजली पैदा करो ताकि गैस आपकी सेविंग हो जाए, वो घरों को दो। तो ये प्लानिंग में डिफेक्ट्स हैं। नहीं, मगर एक बात सुने, बात ये है कि चीफ मिनिस्टर या सिंध गवर्नमेंट हर छोटी छोटी बात को टेकअप करती है, बात करती है, इस पे कोई बात नहीं करता। अब जो अंदरूनी खाना लोग बताते हैं कि वो ठीक ठाक फंड देते हैं, डेवलपमेंट फंड देते हैं, वो डिप्टी कमिश्नर के पास जमा हो जाते हैं। तो डिप्टी कमिश्नर कहाँ करता है, क्या करता है, वहाँ जो लोकल लोग हैं या सिंध हुकूमत उसमें कोई हाथ लगाती है या वहाँ कुछ करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ उन्होंने स्कूल बनाने, वहाँ उन्होंने टेक्निकल स्कूल्स बनाने, वहाँ वहीं पर जो लोग वहीं, ताकि लोगों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सके, कुछ नहीं है। और सिंध हुकूमत भी खामोश है। तो मैंने अर्ज किया ना, 2 वजह है, 2 वजूहात है, या तो नाअहली है, इनकॉम्पिटेंस है, इस तरफ तवज्जो नहीं है, या फिर करप्शन, या फिर दोनों की मिली भगत है। ये हो ही नहीं सकता ना, यही 2 बातें हैं। आखिरी 1 मिनट 1.5 मिनट की बात है, सिंध में एक नया ऐलान हुआ है कि स्टूडेंट्स की बायोमेट्रिक होगी। अब मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। 8-10 साल पहले या 12 साल पहले एक एजुकेशन डिपार्टमेंट टीचर्स की बायोमेट्रिक की थी। अब टीचर्स ने उसका हल ये निकाला, एक तो उनकी स्ट्रांग एसोसिएशन से, यूनियन से, उन्होंने ये निकाला कि बिजली नहीं है तो बायोमेट्रिक कैसे हो, वो कनेक्शन उड़ा दिया तो बायोमेट्रिक फेल हो गई। अब ये स्टूडेंट्स के लिए बायोमेट्रिक, ओ खुदा के बंदे, आप हेडमास्टर को पाबंद बनाओ। हमने भी इन्हीं स्कूलों में पढ़ा है, गाँव के स्कूलों में, वहाँ इंस्पेक्टर होता है, वो उनको देखे, सब पैसे कमाने पे लग गए हैं, तो आप बायोमेट्रिक भी पैसे कमाने का मामला हो गया है, क्योंकि बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी ये पैसे लगेंगे, फिर पता नहीं उसका क्या बनेगा। इसलिए कि आप लोगों के पास जो पहले है उसको तो आप स्कूल नहीं बना रहे हो, स्कूलों को बुनियादी फैसिलिटीज नहीं दे रहे हो, आप बना रहे हो बायोमेट्रिक पे पैसे लगा रहे हो, तो ये तो इसका मुझे इंटेंशन आपका पैसा बनाना है। जिस तरह आपने कहा ना कि जो चंद हजार टीचर्स थे उस्ताद, उन पर बायोमेट्रिक्स की तामील नहीं हो सकी, तो लाखों जो स्टूडेंट्स हैं उन पर कैसे हो सकती है? ये तो इम्प्रैक्टिकल है, इससे ज़ाया हो जाता है ना। और तालीम के और स्कूलों के वो पैसा आप उनको पीने का पानी साफ दे दें, उनको बेंचेस दे दें, उन पे बाउंड्री वॉल लगाएं, उन पे लैट्रिन्स लगाएं, वो पैसा वहां खर्च करें। उस मामले में बलूचिस्तान जो बेसिक कम्युनिटीज है, मेरे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि 26% स्कूल्स में बुनियादी सहूलियात हैं और सिंध में 23% स्कूल्स में बुनियादी सहूलियात। ये पैसा वहां लगाया जाए, ये पैसा जाया हो जाएगा। शाह साहब बड़ी मेहरबानी, आज प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाजरीन, हमें आप इजाजत दें, खुदा हाफिज।